एजुटेक में आपका स्वागत है। एजुटेक अवे टू ज्योग्राफी। आज एजुटेक आपके सामने लेकर आया है मृदा मंडल के प्रमुख संगठक, जिसके अंतर्गत हम इस विभिन्न संगठकों के बारे में जानेंगे। पर एक संगठक है आपका वनस्पति जंतु एवं जैविक समूह, दूसरा संगठक आपका है मृदा घोल, तीसरा संगठक खनिज पदार्थ और चौथा संगठक मृदा वायुमंडल। तो आइए इन सब के बारे में कुछ जानते हैं। के प्रमुख संगठक के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन से संगठक हैं। तो जैसे जंतु समूह, वनस्पति एवं जैविक पदार्थ, फिर खनिज पदार्थ, मृदा घोल और मृदा वातावरण। वनस्पति तथा जंतु समूह के अंतर्गत जीवित जीव तथा उनसे प्राप्त पदार्थों को शामिल किया जाता है। यानी जो समस्त जीव होते हैं जो मृदा के अंतर्गत रहते हैं, उनसे और उत्पाद उनके द्वारा जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये सब भी इनके अंतर्गत शामिल होता है। साथ ही वनस्पति एवं जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। यह जो पदार्थ है के निवासी जीवों को एडेफेंस कहा जाता है। जो मृदा में निवास करने वाले जीव होते हैं उन्हें एडेफेंस कहते हैं। इनको हम 3 प्रकारों में बांटते हैं: बड़े आकार वाले, मध्यम आकार वाले और लघु आकार वाले जीव। मृदा, पत्तियां वनस्पति की, वहाँ पर ये मिलेंगे। तो ऐसे जीवों में हम 2 भागों में बांट देते हैं: रीढ़ वाले जीव और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। अब जो इसमें रीढ़ वाले जीव होते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जीवों को फिर हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जो बिल बनाकर रहते हैं, बिलकारी जीव, तथा बिना बिल बनाकर रहने वाले जीव। तो बिलकारी जीव में आपके आते हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, जैसे चूहे हो गए, गिलहरी हो गई आदि। इनके फिर दूसरे आता है जो पेट के बल चलने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, जिसमें छिपकली है, सर्प है आदि। इसके बाद जो बिना रीढ़ वाले जीव जंतु होते हैं, उन्हें भूकीट, घोंघा, कीट, दीमक आदि होते हैं। दूसरा जो इसका वर्गीकरण किया गया था, मध्यम आकार वाले जीव, जिसका आकार 0.2 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसमें कीट, लार्वा, कई पैरों वाले कीट आदि आते हैं। तीसरा समूह लघु आकार वाले, यानी बहुत ज़्यादा छोटे। इनका आकार जो होता है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। यानी वो सूक्ष्मदर्शी वाले बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं इत्यादि। ऐसे जीव जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तथा वनस्पति वृक्षों की जड़ों, वनस्पति की जो वनस्पति है या वृक्ष है जो जड़ों में रहते हैं, और कवक बैक्टीरिया और मृदावासी जीव, यानी कवक भी है इसके अंतर्गत, बैक्टीरिया है, और मृदा में निवास करने वाले जो प्रमुख प्रोटोजोआ है, जो प्राथमिक जीव हैं, एक कोशिकीय, यह जीव सब मिलकर मृदा के गुणों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? बहुत रूप में। जैसे कि एक साथ जब ये मिलते हैं तो जहाँ होते हैं उनके गुण अलग होते हैं, जहाँ नहीं होते हैं उनके गुण अलग होते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट आजकल खूब चल रहा है, तो उसमें मतलब क्या होता है, वर्म पाए जाते हैं, केंचुए पाए जाते हैं, जो उनका अपघटन करके उन्हें उपजाऊ बना देते हैं, और जहाँ पर नहीं होते हैं वो कम उपजाऊ होते हैं। इस तरीके से एक उदाहरण के रूप में ये प्रस्तुत है, किया जा सकता है। और फिर दूसरा, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में, यानी जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो मृदा तंत्र में ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण एवं संचरण में सहायता करते हैं। यानी जो ऊर्जा का इस सिस्टम में होता है, उसका स्थानांतरण होता है, उनका संचरण होता है, कहाँ से कैसे ऊर्जा एक जीव से होते हुए पूरे इस जीवमंडल में घूमती है, ये भी इसमें मदद करते हैं। जैविक पदार्थ में जीवित एवं जीव, यानी जीवित जीव जो होते हैं वे अमृत जीवों के वियोजित भाग को शामिल किया। जीवित जीव को कैसे शामिल किए जाते हैं? मृदा मंडल के अंदर जो जीव रहते हैं उसमें बहुत से अपने प्रक्रियाओं के द्वारा बहुत अन्य घटकों को बनाते रहते हैं, उनके स्थानों का चक्रण करते रहते हैं। जैसे वायु का हुआ, जल का हुआ, खनिज का हुआ। तो इस तब का जो जैविक पदार्थ होते हैं, जीवित जीव होते हैं, वो सब इसकी अनुपात को बदलते रहते हैं। करने के बाद जो जीव का वियोजन होता है, तो उससे निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो भी इस मृदा के मंडल के अंतर्गत शामिल होते हैं। मृदा मंडल में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। मृदा मंडल में काफ़ी महत्व होता है। इन में रहने वाले जो जीव होते हैं, क्यों किन कौन से जीवों को, जो मृत जीव होते हैं या मृत वनस्पतियों की पत्तियाँ होती हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिनसे क्या होता है कि यहाँ पर रहने वाले जीवों को भोजन प्राप्त होता है, जिससे मृदा वियोजन सतत एवं निवेश होता रहता है, विनिवेश किया जाता रहता है इन जीवों के द्वारा। अगर ये नहीं हो, तो अपघटित नहीं होंगे, तो मिट्टी में मिलेंगे नहीं, मिट्टी में नहीं मिलेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता बदल जाएगी। तथा तो इसलिए ये जीव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मृदा के संगठन के लिए, एक संगठक के रूप में। तथा इस जो पोषक तत्व होते हैं उनका चक्रण बना रहता है। जैसे पोषक तत्व जो ह्यूमस बना, ह्यूमस से पौधे पोषक तत्व प्राप्त किए, फिर उनका विकास हुआ, उनसे शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी, इस तरीके से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, जिससे काफ़ी बहुत ज़्यादा योगदान इन मृदा निवासी जीवों का होता है। दूसरा आप घटक था जो, वो है मृदा घोल। मृदा मंडल में जल कारक का होना आवश्यक है। किसी भी चीज़ को घोलने के लिए एक घोलक की जरूरत होती है। सार्वत्रिक घोलक के रूप में जल ही है। मृदा के अंतर्गत अगर जल नहीं होगा तो कोई भी घोल नहीं बनेगा और सारी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी, बहुत सी चीज़ें रुकेंगी। जैसे खनिजों का अगर घोल नहीं तैयार होगा तो उसका पौधे कैसे परासरण करेंगे, जिससे कि उनका विकास हो। मृदा में जल पाया जाता है, जिससे घोल बनता है और पौधे इसी घोल से अपने पोषक तत्व अपने जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मृदा में जो जल की आपूर्ति होती है वो वर्षा आदि के द्वारा होती है। वर्षा से होती है, नदी से होती है, फिर बर्फ के पिघलने से होती है। तो इस तरीके से अंतः संचरण का मतलब नीचे की ओर जो सोखने की जो क्षमता होती है, सोखती है मिट्टी, सूखने की प्रक्रिया, वो उसके द्वारा
जल इस मृदा में उपस्थित होता है। मृदा में जल की जो उपस्थिति है वो मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी गिलास में आधा गिलास पानी होता है, पूरा गिलास पानी होता है और बहता हुआ पानी होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो इसी तरह से मिट्टी में भी क्या होता है कि जल कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके की अवस्था को हम 3 अवस्थाओं में बाँटते हैं। पहला है जिसमें आपकी पूरी तरीके से जो जल धारण करने की क्षमता है वो 100% पूरी हो जाती है, संपृक्त अवस्था कहा जाता है। इसमें जो मृदा का पूरा भाग है, मृदा मंडल पूरी तरीके से जलयुक्त होता है और उसे संपृक्त अवस्था कहा जाता है। भूमि क्षमता अवस्था यानी ऐसी अवस्था जिसमें जल को और अधिक धारण करने की स्थिति बनी रहती है, ऐसी अवस्था को जल धारण अवस्था कहा जाता है, जिसमें 50% वायु, 50% जल होता है। तीसरी अवस्था है म्लान अवस्था, जब जल का अभाव होता है यानी पूरी तरीके से शुष्क होती है, नमी बिल्कुल नहीं होती, पौधे मुरझाने लगते हैं, ऐसी अवस्था को म्लान अवस्था कहा जाता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान तो होता ही है, इसी तरीके से जल भी ज़्यादा होगा तब भी पौधे सूखेंगे और नहीं होगा तब भी। तो ये अवस्थाएँ यानी म्लान अवस्था और संपृक्त अवस्था दोनों ही वनस्पति और जीवों के लिए बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं। ठीक है? तो सबसे अच्छी अवस्था होती है भूमि क्षमता अवस्था, जिसमें जल धारण करने की क्षमता हमेशा मौजूद रहती है। तीसरा घटक होता है आपका खनिज पदार्थ। खनिज मृदा के अंतर्गत जो मृदा के निर्माणकारी तत्व होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा के मंडल के खनिज पदार्थों के अंतर्गत आते हैं आल्विन, बज़ाल्ट, हॉर्नब्लेड, बायोटाइट, पोटाश, कैल्सिक, प्लेजियोक्लेस, क्वार्ट्ज, फेल्सपार आदि शामिल होते हैं। इन तो खनिजों का जो निर्माण होता है, उनका विघटन होता है, तो इसी मृदा मंडल के नीचे जो संस्तर होते हैं, उसमें मृदा खनिजों का निर्माण हुआ। फिर जैसे-जैसे इनका ऊपर अपघटन होता है, वियोजन होता है, टूटते हैं, फिर उसका विनिवेग होता है, विनियोग मतलब आपस में जुड़ते हैं, फिर जिससे नए उनके गुण शामिल होते हैं, फिर वे टूटते हैं, फिर इस तरीके का एक चक्र चलता रहता है, जिसे हम खनिज चक्र कहते हैं। मृदा मंडल जो होता है, ऊपरी इसकी जो सतह होती है, उससे नीचे जैसे-जैसे जाते हैं, तो खनिजों का आकार बढ़ता चला जाता है। इसका चौथा जो संघटक है, वो है मृदा वायुमंडल। इसके अंतर्गत मृदा के भीतर विभिन्न प्रकार की गैसों की उपस्थिति, मृदा के अंदर वायु संचरण, मृदा के विभिन्न संस्तरों या उपमंडलों में तापमान का वितरण आदि को शामिल किया जाता है। मृदा के अंदर गैस कहाँ से होगी? मृदा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें वायु होती है और उसी जो रिक्त स्थान है उसी में से उसका संचरण कैसे होता है? फिर एक स्तर यानी छोटे कण वाले, महीन कण वाले, बड़े कण वाले या चट्टानी पदार्थों की जो परतें हैं उसमें वायु कैसे होती है, कितनी होती है? ये सभी इसमें शामिल किया जाता है। उसके अलावा तापमान कितनी गहराई तक है, ऊपरी भाग में कितना है, कितना अधिक है, क्षैतिज कितना है, ये सब बारे में भी हम इसके अंतर्गत सीखते हैं। मृदा मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ता रहता है, यानी मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ता है। कैसे? जैविक पदार्थों के मिलने के कारण से उनका वियोजन जब होता है तो और वियोजन से ऑक्सीजन भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चूँकि पदार्थ जो होते हैं वो कार्बन से उनके वियोजन से ऑक्साइड बनते हैं। इस तरीके से दोनों चीज़ें निकलती रहती हैं, तो ये कभी बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और कभी ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो यह दोनों बदलते रहते हैं, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। मृदा जल एवं मृदा वायु में अनुलोम संबंध होता है, अर्थात मृदा के अंतर्गत जो जल पाया जाता है मृदा घोल बनाने के लिए, उसका और मृदा में जो वायु पाई जाती है, उस दोनों का उल्टा संबंध है। अगर मृदा में जल ज़्यादा होगा, तो वायु कम होगी और वायु ज़्यादा हो जल कम होगा। तो जब मृदा की अधिकतम अवस्था कहलाती है सुवातित अवस्था और तथा ऐसी मृदा को सुवातित मृदा कहा जाता है और यह अवस्था तभी हो सकती है जब जल बिल्कुल कम हो, न्यून है अर्थात म्लान की अवस्था में जो मृदा होगी वह सुवातित होगी। मृदा में वायु की न्यूनतम अवस्था अवातित अवस्था कहलाती है, यानी मिट्टी के में अगर न्यूनतम वायु की अवस्था होगी तो जल की अवस्था अधिकतम होगी और यह स्थिति तभी हो सकती है जब संपृक्त अवस्था होगी तो मृदा अवातित अवस्था में होगी। जो संतुलन की अवस्था है उसे वातित अवस्था कहा जाता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात लगभग 1 रहता है। इसमें वायु और जल दोनों लगभग 50-50 या 40-50, 50-60 और 60-40 ऐसे अनुपात में रहते हैं। लगभग एक के आस-पास रहता है, ऐसा नहीं है कम-ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी, ठीक है। आगे वियोजकों द्वारा जैविक वियोजन से ऑक्सीजन के अलावा जो वियोजन किया जाता है उसमें ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थ के अलावा मीथेन, इथाइलिन, सल्फाइड आदि अन्य गैसें भी निर्गत होती हैं यानी निर्माण होता है। मृदा में तापमान सूरज से ही प्रत्यक्ष रूप से मिलता है और फिर उसका वितरण होता है पृथ्वी पर, उसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तापमान ताप इंसोलेशन सूर्यता प्राप्त होता है जिससे मृदा में भी ये बदलता रहता है। तो जो मृदा में ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सी क्रियाएँ तापमान की उपस्थिति में होती हैं, रासायनिक क्रिया, जैविक क्रिया दोनों। जीवों के विकास के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन यह मृदा में जो तापमान पाया जाता है वो कई प्रकार से प्रभावित होता है। तो ग्लोब पर तापमान का वितरण कैसा है? फिर ठीक है, इसके द्वारा फिर वनस्पतियों की छाया यानी जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घने पौधे होंगे, वृक्ष होंगे, वहाँ पर मृदा में तापमान कम होगा और आर्द्रता ज़्यादा होगी। जहाँ पर वृक्ष कम होंगे, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो आर्द्रता कम हो जाएगी। फिर उसके बाद मृदा के द्वारा कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा अवशोषित कर सकती है तापमान, ऊष्मा को और कुछ रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देती है, अवशोषित कम करती हैं। तो इस तरीके से उनकी अपनी क्षमता के आधार पर होती है। फिर ऊष्मा विसरण यानी ऊष्मा निवेश निवेश कितना हो रहा है यानी उस सतह पर कितना अधिक ऊष्मा सीधे अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रही है और उसमें कितना विसरण कर दिया जा रहा है, उत्सर्जित कर दिया जा रहा है, ये दोनों का अनुपात भी मायने रखता है। फिर विनिमय, ऊष्मा और वायु का विनिमय कैसा होता है, वायु जैविक प्रक्रियाएँ भी इसमें शामिल होती हैं। मृदा तापमान द्वारा बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। अब जब मृदा का वितरण मृदा में तापमान का वितरण अलग-अलग होता है, प्रभावित होता है, तो उसके द्वारा भी जो मिट्टी है, मृदा है, वह भी प्रभावित होती है। जहाँ पर अधिक है तो वहाँ पर दरारें होंगी, जहाँ पर कम है वहाँ दरारें नहीं होंगी, तो उसका संगठन अलग होगा, उसमें अलग गुण पाए जाएँगे, नमी ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें
इसके गुण भी बदलते रहते हैं। मृदा में जैविक वियोजन खनिज का निर्माण तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जो मृदा में है, जो जैविक वियोजन की प्रक्रियाएं होती हैं, खनिजों का निर्माण होता है, ये तापमान के अनुक्रमानुपाती, यानी तापमान कम होगा तो इनका भी कम होगा, वियोजन भी कम होगा, निर्माण भी कम, अधिक होगा तो अधिक होगा, यानी सीधा संबंध पाया जाता है। यही कारण है कि जहाँ पर कम तापमान पाया जाता है वहाँ वनस्पतियों और जीवन का विकास कम होता है, वहाँ छोटे पौधे पाए जाते हैं, कोमल लकड़ी के पौधे पाए जाते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, उष्मा ज़्यादा होती है, तो नमी भी ज़्यादा मिलती है और वहाँ पर कठोर लकड़ी के वन मिलते हैं, इसलिए पौधे पाए जाते हैं और जीवों का भी विकास होता है। तो ये थे मृदा मंडल के प्रमुख संगठक। नमस्कार।